आपने ना टैंक देखा होगा, है ना, टैंक में पानी भरा होता है, तो टैंक का जो होल होता है, ये सपोज हमने मान लिया कि टैंक है ना, तो टैंक में हमने कहीं पे होल किया, तो उस होल से जो पानी गिरता है वो किस स्पीड से गिर रहा है, उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी इफ्लक्स। अब आपने देखा, ध्यान से देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो इस शेप के बने होते हैं, तो वो इस शेप के ही क्यों बने होते हैं, है ना। कई बार स्कूल्स में क्वेश्चन भी आता है कि रीजन बताओ कि जो विंग्स है वो इस शेप के ही क्यों होते हैं, ठीक है, तो ध्यान से देखो, समझेंगे। हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सभी अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। तो आज हम स्टार्ट करेंगे अपना नेक्स्ट टॉपिक। कल हमने लास्ट में पढ़ा था इक्वेशन ऑफ कंटिन्यूटी, ये हमने कल पढ़ लिया था, ठीक है। तो आज इससे आगे हमें पढ़ना है। तो आज हम स्टार्ट करेंगे एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, फिर हमें बर्नौली थ्योरम इसकी पढ़नी है, ठीक है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए, और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है वो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दें और अपने फ्रेंड्स के साथ भी वीडियोस को शेयर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। तो आज हमें पढ़ना है एनर्जी ऑफ फ्लोइंग फ्लूइड, ठीक है। तो जब हम किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड की बात करते हैं तो वहाँ पर किस किस टाइप की एनर्जीज हमें पढ़नी होती हैं, ठीक है। पहला होता है प्रेशर एनर्जी, जिसको हम लिखते हैं P इंटू पी, प्रेशर और वॉल्यूम, इसको हम बोलते हैं प्रेशर एनर्जी। सेकेंड होती है पोटेंशियल एनर्जी यानी कि mgh। थर्ड होती है काइनेटिक एनर्जी, हाफ mv², ठीक है। अब अगर हम क्या कर दें, हम निकाल दें प्रेशर एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, तो क्या होगा, पी बी अपॉन वी हो जाएगा, वी से वी कैंसिल, तो ये बचेगा ओनली हमारा पी, प्रेशर एनर्जी यानी हमारी पी बचेगी। पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट वॉल्यूम, अगर हम वॉल्यूम से डिवाइड कर देंगे तो एम अपॉन वी ये आ जाएगा, तो रो हमारा कितना होता है एम अपॉन वी, तो ये आ जाएगा हमारा रो जी एच, ये बन जाएगी हमारी पोटेंशियल एनर्जी किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए। काइनेटिक एनर्जी होती है हाफ एम वी स्क्वायर, जब वी से डिवाइड करेंगे तो एम अपॉन वी यहाँ पर भी रो बन जाएगा, तो ये बन जाएगी हाफ रो वी स्क्वायर, ठीक है। तो ये बनेगी हमारी काइनेटिक एनर्जी। तो ये तीन एनर्जीज हमारी होती हैं किसी भी फ्लोइंग फ्लूइड के लिए, ठीक है। हमें बर्नौली थ्योरम पढ़नी है, तो उससे पहले हमने ये समझ लिया कि हमारे पास किस किस तरह की एनर्जी जिसमें हमें फ्लोइंग फ्लोइंग फ्लूइड के लिए हमें पढ़नी है, ठीक है। तो अब जो नेक्स्ट हमारा है, हमें पढ़ना है बर्नौली थ्योरम। तो क्या होती है बर्नौली थ्योरम, इन्हीं तीनों पर बेस्ड है ना। इट स्टेट दैट द सम ऑफ प्रेशर एनर्जी, जो अभी हमने पढ़ा पी, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा हाफ रो वी स्क्वायर, एंड पोटेंशियल एनर्जी क्या थी, रो जी एच, पर यूनिट वॉल्यूम, पर यूनिट वॉल्यूम ये बनी थी ना पर यूनिट वॉल्यूम करने के बाद, एंड इनकम्प्रेसिबल। अब हमें ध्यान रखना है इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस फ्लूइड, जो बर्नौली थ्योरम अप्लाई होती है वो ओनली इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस फ्लूइड के लिए ही अप्लाई होती हैं, और इन्हीं को हम बोलते हैं आइडियल फ्लूइड, ये हम ध्यान रखेंगे। इसी को हम क्या बोलते हैं, आइडियल फ्लूइड, ठीक है। तो आइडियल फ्लूइड हमारे कैसे होते हैं, इनकम्प्रेसिबल होते हैं, और कैसे होते हैं, नॉन विस्कस। तो जो भी आइडियल फ्लूइड्स होंगे उन्हीं के लिए अप्लाई होगी बर्नौलीज थ्योरम या बर्नौलीज प्रिंसिपल, ठीक है। तो ये कैसे होते हैं फ्लूइड, इनकम्प्रेसिबल होंगे और नॉन विस्कस होंगे, और कैसा होगा इनका फ्लो जो है वो स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा। तो जो टोटल एनर्जी होगी वो क्या होगी, कांस्टेंट होगी। तो क्या बोला बर्नौलीज थ्योरम ने कि जो प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एंड जो पोटेंशियल एनर्जी का सम होगा वो क्या होगा, कांस्टेंट, यानी कि P प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच, और ये कितना होगा हमारा कांस्टेंट। इंपॉर्टेंट थ्योरम है, आपको पता है कि कितनी इंपॉर्टेंट है, जब स्कूल्स में पढ़ते हैं तो चाहे PT1 हो, PT2 हो, हाफ ईयरली हो, है ना। तो भाई अगर सिलेबस में बर्नौली थ्योरम है तो वो बर्नौली थ्योरम पेपर में आनी ही आनी है, ये आप सभी को पता है ना। तो इसका फॉर्मूला भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और इसकी एप्लीकेशंस भी हमारे लिए क्या होंगी, इंपॉर्टेंट होंगी, ठीक है। अब जैसे सपोज यहाँ पर डायग्राम दिया गया है, तो एक चीज ध्यान रखेंगे अगर हम किसी भी फ्लूइड की बात करेंगे, ठीक है। अब नॉर्मल हम किसकी बात करें, स्ट्रीमलाइन की बात कर रहे हैं, तो आपको पता है कि जो स्ट्रीमलाइन फ्लो है वो एक तरह से स्टडी फ्लो ही तो है ना। तो यहाँ पर क्या होता है कि जो रो जी एच है वो तो हमारी वैल्यू कांस्टेंट हो जाती है, तो हमारे पास बचा है प्रेशर प्लस हाफ रो वी स्क्वायर। तो एक चीज ध्यान रखेंगे कि अगर कहीं पर वेलोसिटी इंक्रीज हो रही होगी, सपोज मैं इसको लेके चलूं, इसको भी हम कांस्टेंट मान ले, तो अगर यहाँ पर क्या हुई इस इक्वेशन में, इसकी वेलोसिटी इंक्रीज हो जाएगी तो उधर जाके प्रेशर माइनस होगा, तो इसका मतलब प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज। तो अगर कहीं पर वेलोसिटी ज्यादा है तो वहां पर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, और कहीं पर वेलोसिटी कम है तो वहां पर इसका मतलब प्रेशर क्या होगा, ज्यादा। तो इस चीज का ध्यान रखेंगे, ये बहुत जगह यूज होने वाला है, और इसी पर इसकी मैक्सिमम जो इसकी एप्लीकेशन है ना वो बेस्ड है, कि अगर हम वेलोसिटी बढ़ जाएगी तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, यहाँ डायग्राम में हमें दिख रहा है कि यहाँ पर कुछ इसकी वेलोसिटी होगी, कुछ स्पीड से चल रही होगी, कुछ स्पीड होगी यहाँ पर भी कुछ ना कुछ स्पीड होगी, है ना। तो यहाँ पर आप देखो इस वाले एरिया में स्पीड क्या हो गई होगी, यहाँ पर स्पीड ज्यादा हो गई होगी, जिस वजह से इस पर जो प्रेशर है दोनों तरफ से, देखो यहाँ इस जगह पे देखो, इस जगह पे अगर स्पीड ज्यादा है तो प्रेशर क्या हो गया होगा, कम। तो यानी कि जो आसपास का प्रेशर है वो ज्यादा होगा और वो इस पर क्या लगाएगा, इस पर प्रेशर लगाएगा, जिस वजह से हमें ये इस तरह से दिखाई दे रहा है, ठीक है।
तो इस चीज को ध्यान रखेंगे, बहुत सारी एप्लीकेशन में यूज हो रखा है। तो बर्नौली प्रिंसिपल बस यही था कि हमारा जो पोटेंशियल, जो प्रेशर एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है और जो पोटेंशियल एनर्जी है, इन सभी का जो सम है वो क्या होता है, कांस्टेंट रहता है। ठीक है, अब जैसे इस डायग्राम में दिखाया है, आप देख रहे हो है ना कि यहाँ से क्या था, यहाँ से कुछ लिक्विड अंदर जा रहा था, ये स्ट्रीमलाइन फ्लो हमारा है। तो ध्यान रखिए, कई बार क्वेश्चन में भी पूछ सकते हैं, स्ट्रीमलाइन फ्लो होगा, नॉन विस्कस होगा, मतलब फ्लूइड कैसा होगा, आइडियल। ठीक है, यहाँ पर इसकी वेलोसिटी v1 है, एरिया इधर e1 है, प्रेशर इसका p1 है, इधर से एरिया, इसकी वेलोसिटी कितनी है v2, प्रेशर कितना है p2 और एरिया कितना है इसका e2। ये हाइट h2 है और ये हाइट h1 है। ठीक है, तो यहाँ से इसको हम क्या करते हैं प्रूफ करके, तब हमारा फॉर्मूला बनता है ये वाला, हाफ p प्लस हाफ रो वी स्क्वायर प्लस रो जी एच इज इक्वल टू कॉन्स्टेंट। अब इसकी कुछ इंपॉर्टेंट एप्लीकेशंस हैं जो हमें समझनी है। ठीक है, जिन पर बर्नौलीज थ्योरम वर्क करती है, जो इस पर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है। जैसे पहला है अट्रैक्शन बिटवीन टू बोट्स। अब यहाँ देख रहे हो, यहाँ नदी में यहाँ पर 2 बोट्स चल रही हैं, दोनों बोट्स चल रही हैं। ठीक है, अब इनके बीच में कुछ डिस्टेंस है। अब जब ये यहाँ पर ये नदी ये फ्लो कर रहा होगा पानी, तो इसकी वेलोसिटी यहाँ पर कुछ होगी, सपोज हमने मान लिया v1 है या v है, यहाँ पर भी इसकी वेलोसिटी होगी, सेम ही होगी स्पीड। भाई अगर हमारा जो नदी का पानी फ्लो कर रहा है, स्पीड सेम होगी, है ना। तो इसके इधर भी यहाँ भी v होगी और यहाँ भी कितनी होगी, v होगी। तो अगर आप नोटिस करो तो आप देखोगे कि यहाँ पर इस एरिया में, यहाँ पर देखो, यहाँ v है, यहाँ भी v है। तो इस वाली जगह में ये जो वेलोसिटी है ये कैसी हो गई, ज्यादा। यानी कि यहाँ पर जो स्पीड है वो कैसी हो जाएगी, ज्यादा हो जाएगी। और अगर स्पीड ज्यादा हो गई तो प्रेशर क्या हो जाएगा, कम। और अगर यहाँ का प्रेशर कम हो गया तो जो आसपास का प्रेशर है वो तो ज्यादा है ना। तो जब उनके दोनों बोट्स के बीच में यहाँ पर प्रेशर कम है, तो जो साइड का प्रेशर है वो क्या करेगा, उन दोनों को पास की तरफ धक्का देगा। तो इसलिए आपने नोटिस करा होगा कि जब दो बोट्स बहुत पास चलती हैं तो वो आपस में क्या हो जाती है, टकरा जाती हैं। तो यही रीजन है। ये किस पर बेस्ड है, बर्नौली थ्योरम पर भी बेस्ड है। ठीक है, सेकेंड है वर्किंग ऑफ एरोप्लेन। अब आपने देखा, ध्यान से देखा होगा कि जो एरोप्लेन होते हैं उनके जो विंग्स होते हैं वो इस शेप के बने होते हैं। तो वो इस शेप के ही क्यों बने होते हैं, है ना। कई बार स्कूल्स में क्वेश्चन भी आता है कि रीजन बताओ कि जो विंग्स हैं वो इस शेप के ही क्यों होते हैं। ठीक है, तो अब ध्यान से देखो, समझेंगे। हमने माना कि ये हमारी, भाई ये विंग्स चल रहे हैं, अब हवा चल रही है, तो ये पॉइंट कोई ए पॉइंट है ना, और ये कोई पॉइंट है, बी पॉइंट है। अब ये ए पॉइंट को भी यहाँ से यहाँ तक आना है, ये ए है ना। अब इस बी को भी यहाँ से यहाँ तक आना है। अब ध्यान देंगे कि इन दोनों, जो हमारी जो हवा चल रही है ना, जो हवा चल रही होगी, तो ये जो हमारे पार्टिकल्स होंगे, इसको भी यहाँ से यहाँ आना है, इसको भी यहाँ से सेम टाइम में आना है। सेम टाइम में इसको यहाँ आना है और इसको यहाँ आना है। तो आप देख रहे होंगे कि इसको डिस्टेंस ज्यादा कवर करनी है ना, और बी को डिस्टेंस कम कवर करनी है। इसका मतलब क्या होगा, जो ए पर है इसकी जो स्पीड है, यहाँ इसको स्पीड क्या करनी पड़ेगी, अपनी ज्यादा करनी पड़ेगी, है ना। अब जब स्पीड ज्यादा करनी पड़ेगी इसको, तो इसका प्रेशर क्या हो जाएगा, यहाँ पे कम हो जाएगा। बी को देखो, तो बी की स्पीड तो इससे कम है ना, तो अगर बी की स्पीड कम है तो इसका मतलब यहाँ पर जो प्रेशर है वो ज्यादा है। तो अब अगर क्या होगा, जब इसकी स्पीड इसको ज्यादा करनी पड़ेगी, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स जा रहे होंगे, ये ऐसे जा रहे होंगे, है ना। ऐसे तो बहुत सारी ऐसे चल रही होगी, इसके इधर इधर ये ऐसे चल रही होगी। तो अब क्या होगा, जब ऊपर वाले का प्रेशर क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा, तो नीचे से क्या लगेगा, नीचे से प्रेशर ऊपर की तरफ लगेगा। तो इस तरह, इसीलिए जो एरोप्लेन है उसको सपोर्ट मिलता है ऊपर उड़ने के लिए, और इसीलिए इसके जो विंग्स हैं वो इस शेप के बनाए जाते हैं। ठीक है, थर्ड एप्लीकेशन है एक्शन ऑफ स्प्रेयर। जो स्प्रे हम करते हैं, नॉर्मली स्प्रे करते हैं, तो जब हम क्या करते होंगे, जब स्प्रे करते होंगे यहाँ से, है ना, तो जब हमने स्प्रे किया तो एयर यहाँ गई होगी, तो यहाँ जो स्पीड है ना, यहाँ स्पीड बहुत ज्यादा हो जाती है। अब जैसे यहाँ स्पीड ज्यादा होगी तो क्या होगा, प्रेशर कम हो जाएगा, है ना। तो ये वाला जो प्रेशर है इसका, ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा। तो जब ये प्रेशर ज्यादा हो जाएगा, ये ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये जो यहाँ से स्प्रे के लिए हम जो भी स्प्रे होगा, ये यहाँ से यहाँ पर आ जाएगा। तो इस तो बर्नौली प्रिंसिपल पर ही वर्क करता है। कौन सा, ये एक्शन ऑफ स्प्रे, ये बीसी के है ना। एक ही भी देखो आपने, ब्लोइंग ऑफ रूफ्स इन विंड। विंड में जो है हमारी जो ये रूफ्स हैं, ये कैसे उड़ जाती हैं हवा में। देखो कई बार तो ऐसा होता है ना कि अब सपोज ये हमारी हवा चल रही है यहाँ पे, स्ट्रीमलाइन फ्लो हम सब मान के चल रहे हैं ना, हवा चल रही है हमारी यहाँ पे। अब होगा क्या, जैसे यहाँ पर हवा चल रही होगी तो इस जगह पे स्पीड कैसी हो गई होगी, ज्यादा, है ना। तो ज्यादा स्पीड की वजह से अब देखो यहाँ का जो प्रेशर है वो प्रेशर कैसा हो गया होगा, कम, है ना। तो लेकिन जो अंदर वाला प्रेशर है, जो रूम के अंदर वाला प्रेशर है, इसका प्रेशर तो ज्यादा होगा, तो ये प्रेशर कहाँ लगेगा, ऊपर की तरफ लगेगा। और जब ऊपर की तरफ लगेगा तो कई बार क्या होता है, हवा में ये जो छत है, ये वाली, ये छत यहाँ से उड़ जाती है। ठीक है, तो ये सारे एग्जाम्पल किस पर बेस्ड है, बर्नौली प्रिंसिपल पर बेस्ड है। अब आपने एक एग्जाम्पल डेली लाइफ में अपने ये भी देखा होगा कि जैसे ट्रेन, रेलवे स्टेशन पर सभी गए होंगे, ट्रेन से सबने सफर किया होगा, है ना। तो जब ट्रेन के पास खड़े होते हैं तो कुछ लोग ऐसे बोलते हैं कि भाई ट्रेन के आगे ज्यादा आगे मत जाओ, वरना ट्रेन आपको अपनी तरफ खींच लेगी। ये आपने कई बार सुना होगा, है ना। तो हम बच्चों को भी मना करते हैं कि भाई ट्रेन आने वाली है तो प्लेटफॉर्म पर पीछे हो जाओ, आगे मत जाओ, वरना ट्रेन आपको अपने पास खींच लेगी। तो ऐसा क्यों होता होगा, देखो जो बंदा प्लेटफॉर्म पर खड़ा है ना, यहाँ से ट्रेन जा रही है, ये ट्रेन जा रही है और ये प्लेटफॉर्म है, यहाँ पर कोई इंसान यहाँ पर कोई खड़ा है ना। जब ट्रेन स्पीड से जाएगी, जब ट्रेन बहुत स्पीड से जाएगी, ट्रेन की स्पीड ज्यादा होगी, तो यहाँ जो प्रेशर है वो कैसा हो जाता होगा, कम हो जाता होगा। अब जो यहाँ खड़ा है, आपको ये जहाँ बंदा खड़ा है, ये प्रेशर यहाँ पर कम हो गया,
तो इसका लेकिन यहाँ का प्रेशर तो ज्यादा है, जो प्लेटफॉर्म पर वो इंसान खड़ा है उसकी जो पीछे का प्रेशर है तो ज्यादा है, तो ये जो प्रेशर है किधर की तरफ लगेगा, इधर की तरफ लगेगा। तो जिस वजह से ये क्या हो जाता है, ये कई बार डर लगता है कि ये जो है ट्रेन के साथ ही गिर चला जाएगा, ट्रेन में मतलब आगे जाके गिर जाएगा। तो इसलिए मना करते हैं कि ट्रेन के स्टेशन के मतलब जब ट्रेन निकलने वाली हो तो उस प्लेटफॉर्म के बहुत मतलब पास में बहुत ज्यादा ना खड़े हो, वरना ट्रेन आपको खींच लेगी। तो जितने भी एग्जाम्पल हैं डेली लाइफ के सारे एग्जाम्पल किस पर बेस्ड हैं, ये सारे ही एग्जाम्पल हैं आपके किस पर, बर्नौली थ्योरम पर बेस्ड है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखेंगे, इसलिए इंपॉर्टेंट है, फॉर्मूला ध्यान रखेंगे। फिर उसके बाद हमारा एक टॉपिक आता है टॉरिसेली थ्योरम। टॉरिसेली थ्योरम क्या होती है, देखो जैसे आपने ना टैंक देखा होगा, है ना, टैंक में पानी भरा होता है, तो टैंक का जो होल होता है, ये सपोज हमने मान लिया कि टैंक है ना, तो टैंक में हमने कहीं पे होल किया, तो उस होल से जो पानी गिरता है वो किस स्पीड से गिर रहा है उसी को हम बोलते हैं वेलोसिटी ई फ्लक्स। वेलोसिटी ई फ्लक्स, है ना, ये टैंक था, हमने यहाँ पे होल कर रखा है तो यहाँ से पानी गिर रहा है, तो इसकी जो वेलोसिटी होगी उसी को हम बोलेंगे वेलोसिटी ई फ्लक्स। ठीक है, अब इसका फॉर्मूला क्या होता है, जब इनिशियली गिरेगा तो यू 0 होगा, तो जब फॉर्मूले में पुट करेंगे तो v इज इक्वल टू √2gh इसका फॉर्मूला आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल्स करने के लिए आता है। ठीक है, तो इसी को क्या होगी, हमारा क्या है, वेलोसिटी ई फ्लक्स। अब अगर हमें निकालना हो, ये नहीं है, ये हमारा क्या है, ये h डेप्थ पे हमने होल कर रखा है, ये h डेप्थ पे हमने होल कर रखा है। अब इसकी रेंज निकालनी है, मतलब रेंज कितनी दूर तक पानी जाके गिरेगा, इसको क्या बोलते हैं, उसको रेंज बोलते हैं। तो रेंज का अगर फॉर्मूला निकालना है तो क्या क्या होगा, 2 अंडर रूट में h माइनस h, मतलब ये वाली डिस्टेंस कितनी है h, और नीचे ग्राउंड से ये कितना है, कैपिटल H माइनस h, तो इनकी मल्टीप्लाई करेंगे तो ये फॉर्मूला किसका आ जाएगा, रेंज का फॉर्मूला आ जाएगा, तो ध्यान रखेंगे। ठीक है, डेफिनेशन इज द वेलोसिटी विद व्हिच द लिक्विड कम्स आउट फ्रॉम अ स्मॉल होल इन द साइड ऑफ द वेसल, उसी को हम क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ई फ्लक्स हम बोलते हैं, और यही है हमारी टॉरिसेली थ्योरम। ठीक है, अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है, एक छोटा सा इसमें ल्यूब्रिकेशन लिखा हुआ था। ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, देखो ल्यूब्रिकेंट क्या होता है, ल्यूब्रिकेंट ऐसे सब्सटेंसेस होते हैं जो किन्हीं भी दो मूविंग सरफेस के बीच में ना फ्रिक्शन को कम कर देता है, उनको ल्यूब्रिकेंट बोलते हैं। ठीक है, ये प्रोसेस कहलाता है हमारा ल्यूब्रिकेशन। तो क्या होता है ल्यूब्रिकेंट, ल्यूब्रिकेंट होता है मतलब ये इस एक तरह के सब्सटेंस होते हैं जो लेयर्स के बीच में, दो लेयर्स जैसे होंगी उनके बीच में क्या करते हैं, फ्रिक्शन को कम करने का काम करते हैं। ठीक है, और ये प्रोसेस कहलाता है ल्यूब्रिकेशन। तो जो हैवी मशीन है उनके लिए क्या होगा, जो हैवी मशीन के लिए जो हाई विस्कोसिटी वाला ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे, है ना, तो अ ल्यूब्रिकेंट विच हैज हाई विस्कोसिटी, जिसकी विस्कोसिटी हाई होगी उसको हम हैवी मशीन के लिए यूज करेंगे। अब आपको पता है कि विस्कोसिटी का क्या मतलब है, विस्कोसिटी ज्यादा होने का क्या मतलब है, विस्कस ज्यादा का क्या मतलब है कि वो गाढ़ा ज्यादा होगा, है ना। और जो हमारी लाइट मशीन्स होंगी उनके लिए लो विस्कोसिटी वाला हम ल्यूब्रिकेंट यूज करेंगे, है ना, अ ल्यूब्रिकेंट विच हैज लो विस्कोसिटी। तो जिसकी जो लाइट होगा, लाइट मशीन होंगी उनके लिए जो लुब्रिकेंट यूज करेंगे हम वो कम विस्कोसिटी वाला यूज करेंगे। ठीक है, तो ये हो गया हमारा ल्यूब्रिकेशन। अच्छा, मुझे आपको एक चीज और बतानी थी, जब हमने स्टोक्स थ्योरम पढ़ी थी यहाँ पे, इसमें हमने एक रिनॉल्ड नंबर पढ़ा था ना, रिनॉल्ड नंबर। तो ध्यान रखेंगे स्टोक्स लॉ कब एप्लीकेबल होगा, एप्लीकेबल ओनली, या इधर लिखते हैं, यहाँ दिखेगा नहीं, ये क्वेश्चन भी पेपर में आया था। ठीक है, हम जब प्रीवियस क्वेश्चन कुछ करेंगे तो करेंगे कि जो रिनॉल्ड नंबर है यानी कि आर ई या के, इसकी वैल्यू स्टोक्स लॉ तभी एप्लीकेबल है जब इसकी वैल्यू 0 से 1 के बीच में होगी। ठीक है, तो ये ध्यान रखेंगे, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम क्वेश्चन देखेंगे, एक दो तीन क्वेश्चन देख लेते हैं हमारे कैसे हैं, फिर इसके बाद हम प्रैक्टिस क्वेश्चन तो करेंगे ही करेंगे। क्वेश्चन है, ड्यू टू कैपिलरी एक्शन अ लिक्विड विल राइज इन अ ट्यूब इफ एंगल ऑफ कांटेक्ट इज। हमने पढ़ा था कि भाई कब हमारा कैपिलरी जो ट्यूब होती है उसमें कब हमारा लिक्विड राइज करता है, कब हमारा लिक्विड फॉल करता है। तो हमने पढ़ा था कि अगर एंगल 0, हमारा जो एंगल है वो 90 डिग्री से कम है अगर, तो एंगल तो हमारा क्या करेगा, लिक्विड हमारा राइज करेगा। ये तो हमने पढ़ा था जब हमने दो डायग्राम पढ़े थे, एक इधर था और एक इधर था, है ना। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसका मतलब आंसर हमारा एक्यूट एंगल हमारा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है द प्रॉपर्टी बाय वर्च्यू विच द लिक्विड अपोज रिलेटिव मोशन बिटवीन इट्स डिफरेंट लेयर्स इज कॉल्ड। तो क्या कहलाता है, वह गुण जिसके कारण कोई द्रव अपनी विभिन्न परतों के बीच सापेक्ष गति का विरोध करता है, क्या कहलाता है। तो ये हमने पढ़ा है ना, श्यानता, विस्कोसिटी कहलाता है ये हमारा, क्या कहलाता है हमारा, विस्कोसिटी। अभी लास्ट क्वेश्चन है, इन केस ऑफ फ्लूइड बर्नौलीज थ्योरम एक्सप्रेस द एप्लीकेशन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ कंजर्वेशन ऑफ। अभी अभी आज हमने पढ़ी है अपनी बर्नौली थ्योरम। देखो ये सारे क्वेश्चन यूपी पीजीटी वगैरह टीजीटी में जगह जगह ये कहीं पर आए हुए क्वेश्चन है। तो क्या है, किस पर बेस्ड करता है हमारा बर्नौली थ्योरम, आपको पता है किस पर, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर क्या करता है, ये बेस्ड डिपेंड करता है। अभी अभी हमने पढ़ा है ना कि हमारी प्रेशर एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी और हमारी जो पोटेंशियल एनर्जी है उसका सम कितना होता है, कांस्टेंट। ये तो थी बर्नौली थ्योरम, है ना। तो ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है। अब ये द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय। देखो कैसे किस तरह से घुमा फिरा के क्वेश्चन पेपर में आते हैं ना। देखो ये यूपी पीजीटी में आ रखा है, यहाँ मैं लिखना भूल गई, ये भी किसी ना किसी ईयर में आ रखे हैं। द स्ट्रीमलाइन फ्लो ऑफ एन इनकम्प्रेसिबल एंड नॉन विस्कस लिक्विड इज डिस्क्राइब्ड बाय। तो कौन करता है स्ट्रीमलाइन फ्लो को,
इनकम्प्रेसिबल और नॉन विस्कस लिक्विड को हमने पढ़ा ना, बॉयल्स लो करता है, पॉइसेली करता है, आर्किमिडीज या बर्नौली थ्योरम कौन सी थी? ये थी हमारी कौन सी? बर्नौली थ्योरम। ठीक है, ठीक है, देखो सिलेबस हमारा हो गया है। रेट ऑफ फ्लो ऑफ लिक्विड, कैपिलरी ट्यूब, पॉइसेली फॉर्मूला, डिटर्मिनेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड, वेरिएशन ऑफ विस्कोसिटी ऑफ लिक्विड विद टेम्परेचर, ये हमने कर लिया। ल्यूब्रिकेशन, ठीक है, जो चीज इसमें मेंशन नहीं थी जैसे कि स्टोक्स थ्योरम है ना, बर्नौलीज थ्योरम, टॉयसेली थ्योरम, ये सब हमने कर लिए हैं जो कि हमारी बहुत इंपॉर्टेंट थी, हमें करनी थी। ठीक है, तो ये हमारा यहाँ कंप्लीट हो गया है। कल हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, वीडियोस को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कीजिए ताकि हम वीडियोस अपनी कंटिन्यू करके रखें, हमें मोटिवेशन मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।